सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल मेमोरी इटसेल्फ होती क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे। फिर हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, उसके जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वर्चुअल मेमोरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे और एट लास्ट हम प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे वर्चुअल मेमोरी की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वर्चुअल मेमोरी ऐसी मेमोरी जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो वर्चुअल मेमोरी होती क्या है कि बाज़ औक़ात कुछ हम ऐसे प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस या एक ऐसा प्रोसेस एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो मेन मेमोरी है या रैम है वो छोटी पड़ जाती है। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि सिस्टम्स में बेयरली 8 to 16 GB की आ रही है मेन मेमोरी, लेकिन बाज़ औक़ात जो हमारे प्रोसेस जो होते हैं वो उनसे एक्सीड कर रहे होते हैं, या हम इतने बड़े प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमारी मेन मेमोरी से उनका साइज़ बड़ा होता है। तो फिर वहाँ पर जाके हमें वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। उन बड़े प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए या करवाने के लिए उसका मेन मेमोरी में आना ज़रूरी है। वो मेन मेमोरी में आएगा तो तभी प्रोसेसर हमारा उसको प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंगली। तो वर्चुअल मेमोरी इज़ अ सेक्शन ऑफ volatile memory created temporarily on the storage device. It is created when a computer is running many processes at once and RAM is running low. जी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब कई ऐसे प्रोसेसेस को हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उनका जो साइज़ है वो हमारी मेन मेमोरी रैम से ज़्यादा होता है, तो वो उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो इमेजिनरी मेमोरी है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो एक्सीड कर रहे होते हैं, जिनका साइज़ हमारी मेन मेमोरी से यानी रैम से जिनका साइज़ एक्सीड कर रहा होता है, तो वहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो वर्चुअल मेमोरी इज़ अ टेम्पोरेरी मेमोरी विच इज़ यूज अलॉन्ग विद द रैम ऑफ द सिस्टम। तो वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो टेम्पोरेरीली हमारे सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड ड्राइव में उसके पेजेस क्रिएट होते हैं टेम्पोरेरीली, जब तक कि वो कंप्लीट हमारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो वो टेम्पोरेरी तौर पे हमारी सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हुए डिफरेंट पेजेस एलोकेट करेगा, उनको क्रिएट करेगा। तो फिर जब वो प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लेंगे तो फिर वो वैनिश्ड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वो टेम्पोरेरी होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वाई वी नीड वर्चुअल मेमोरी, जब हमारा जो रैम है, जो हमारे सिस्टम की रैम है, मेन मेमोरी है, जब वो छोटी पड़ जाती है मल्टीपल प्रोसेसेस को रन करवाने के लिए, तो फिर हमें वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक प्रोसेस है, उसका साइज़ है 300 MB, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल रैम है वो 50 MB है। तो फिर अब 50 MB में 300 MB का प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना वो
वो फिज़िकली तो नामुमकिन लग रहा है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक गिलास पानी में हम एक जग पूरा पानी का डालना चाहें। तो फिर इस प्रोसेस को जो रैम के साइज़ से बड़ा है, तो इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फिर क्या करेगा कि 50 MB तो हमारे पास अवेलेबल है, हमारी रैम में 50 MB स्पेस अवेलेबल है। तो जो रिमेनिंग 250 है, 300 में से 50 तो चले गए सीधी सीधी रैम में, तो जो रिमेनिंग 250 MB है तो वो लेगा सेकेंडरी स्टोरेज से। वो उसको किस तरह सेकेंडरी स्टोरेज से लेगा कि उसमें वो सेकेंडरी स्टोरेज में डिफरेंट पेजेस क्रिएट होंगे। तो इसी तरह से जो 300 MB वाला हमारा प्रोग्राम है या प्रोसेस है, वो इस तरह रन हो जाएगा। अब डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो ये जिसकी मदद से जो डिफरेंट पेजेस हैं वो मेन मेमोरी में आते हैं और फिर वहाँ से टर्मिनेट हो जाते हैं। यानी हमारे पास ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि पहले किस पेज ने मेन मेमोरी में आना है और एग्जीक्यूट होना है। तो इसके पास हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। फर्स्टली जो हमारे पास एल्गोरिदम है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर हमारे पास है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, एंड फोर्थ वन है ऑप्टिमल, एंड एट लास्ट हमारे पास है रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को। जैसा कि ये नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पेज पहले मेन मेमोरी में आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो फिर सबसे जो पहले एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा तो वही पहले स्वैप आउट कर जाएगा। जो पेज पहले स्वैप इन आएगा मेन मेमोरी में, वही स्वैप आउट पहले कर जाएगा बाकी पेजेस की निस्बत। ये क्या कहता है, ये फीफो एल्गोरिदम क्या कहता है कि इट रिप्लेसेस द ओल्डेस्ट पेज दैट हैज़ बीन प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। जी वही बात इसने की है कि जो पहले आएगा वही पहले स्वैप आउट हो जाएगा। अब देखते हैं जी, हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं कि मेन मेमोरीज में फ्रेम्स होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम फ्रेम्स बोलते हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें पेजिंग होती है। तो अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास 3 फ्रेम्स हैं मेन मेमोरी में और पेज रेफरेंसेस की तादाद है हमारे पास 7। तो फिर ये कैसे एग्जीक्यूट होंगे फीफो एल्गोरिदम में? तो क्या होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पेज नंबर 1 है वो आ जाएगा हमारी पे F3। थर्ड जो हमारे पास जो फ्रेम नंबर है मेन मेमोरी में उसमें आ जाएगा, क्योंकि पहले तो वो हमारा एम्प्टी है, तो वो जो फर्स्ट है वो इधर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, और वो मिस है क्योंकि ऑलरेडी 1 यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये मिस है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 3 है, 3 भी हमारे पास ऑलरेडी हमारे फ्रेम में मौजूद नहीं, तो ये भी मिस होगा। फिर थर्ड हमारे पास है 0, 0 भी हमारे पास ऑलरेडी हमारे फ्रेम में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये मिस होगा। तो 0 के बाद बारी फिर आ रही है 3 नंबर की, 3 नंबर पेज 3 की। तो 3 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है हमारे फ्रेम के अंदर, तो वो क्या करेगा, हिट कर जाएगा।
क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है तो वो फिर इसको हिट कर देगा। और ऑलरेडी आप देखते हैं कि हमारे पास 3 फ्रेम्स हैं और तीनों फिलअप हो चुके हैं। चौथे की जो 3 की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये पहले से ही मौजूद है हमारे पास, जिस वजह से इसने इसको हिट कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5। तो हाँ जी, अब देखते हैं कि 5 नंबर जो पेज है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारे फ्रेम में, तीनों फ्रेम में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फिर क्या करेगा, यहाँ पे फीफो एल्गोरिदम अपना काम दिखाएगा। वो क्या करेगा, जो सबसे पहले हमारे पास क्या था 1 नंबर पेज, उसको क्या करेगा, फर्स्ट आउट कर देगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले फ्रेम जो फर्स्ट नंबर पेज था वो पहले आया हमारे फ्रेम में, तो इसीलिए इस एल्गोरिदम में वो क्या करेगा, जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे फिल होने पर, फ्रेम्स के फिलअप होने पर जिसकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी प्रोसेसिंग में, तो उसको सबसे पहले फिर आउट कर देगा जो पहले आया था। तो इसीलिए 5 जो था वो 1 की प्लेस पे आ गया। नेक्स्ट बारी है 6 की। तो 6 भी हम देखेंगे कि हमारे फ्रेम्स में मौजूद नहीं है, 6 हमारे पेजेस में मौजूद नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा कि जो अब 5 तो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है हमारे फ्रेम में, तो 3 पहले से था, 1 के बाद 3 आया, तो फिर वो क्या करेगा, अब इस प्रीवियस जो हमारे फ्रेम्स में, इसमें सबसे जो ज़्यादा टाइमिंग थी जिस पेज को हमारे फ्रेम्स में आए वो नंबर 3 था। तो वो फिर क्या करेगा, 3 को एग्जीक्यूट करवा के 6 नंबर पेज को उसमें स्वैप इन कर लेगा। उसके बाद फिर आ जाएगा नंबर 3 की बारी। तो 3 की बारी आ जाएगी, तो फिर क्या करेगा, फिर देखेगा कि क्या 3 मेरे पास प्रोसेसर देखेगा क्या 3 ऑलरेडी मेरी फ्रेम में, मेरी मेन मेमोरी में मौजूद है या नहीं। तो इस केस में 3 मौजूद नहीं है, पहले तो था हमारे पास लेकिन हम उसको स्वैप आउट कर चुके हैं, और करंटली जब वो देखेगा तो 3 इसमें है ही नहीं। तो वो फिर क्या करेगा कि जो सबसे पहला था टाइमिंग के लिहाज से, जो सबसे पहला हमारे पास पेज था उसको स्वैप आउट कर देगा, और फिर 0 की जगह 3 आ जाएगा। तो फिर इस केस में हमारे पास पेज फॉल्ट्स कितने आ गए, 6। यानी ये देखें हमारे पास 3 मिसेस हैं, तो इस वजह से जितने मिस होंगे उतने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स होंगे। तो ये था जी हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट को। ये जो एल्गोरिदम है ये टोटली अपोजिट काम करेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के। यानी हमने पहले पीछे प्रीवियसली देखा कि जो पेज पहले आता है फ्रेम में वही सबसे पहले स्वैप आउट कर जाता है मेन मेमोरी से। तो इस केस में क्या होगा कि जो पेज स्वैप इन होगा मेन मेमोरी में सबसे एंड पे, तो वही सबसे पहले स्वैप आउट हो जाएगा। इट रिप्लेसेस द न्यूएस्ट पेज दैट अराइव्ड एट द लास्ट इन द मेन मेमोरी। तो ये जी हमारा हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इसके बाद हम देखते हैं जी लीस्ट रिसेंट यूज्ड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इनके एल्गोरिदम्स के बारे में कि लीस्ट रिसेंट यूज्ड, जो पेज जो सबसे कम इस्तेमाल हुआ, यानी इट रिप्लेस द पेज दैट हैज़ नॉट बीन रेफर्ड बाय द सीपीयू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। यानी जो ज़्यादा अरसे के लिए हमारी मेन मेमोरी में हमारे फ्रेम्स में पड़ा रहा लेकिन इस्तेमाल ना हुआ, यानी उसका अब इस्तेमाल नहीं, उसका यूज़ नहीं है प्रोसेसर को किसी प्रोसेसिंग में, तो फिर वो क्या करेगा, उसको स्वैप आउट कर जाएगा। तो सेम जैसे हमने पहले पिछले एग्जाम्पल्स में देखा उसी तरह से ही एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें हमारे पास 4 फ्रेम्स हैं मेन मेमोरी के, और
पेज रेफरेंसेस जो हमारे पास जो गिवन है इस वक्त वो हैं 16। तो उसी तरह सबसे पहले फ्रेम जो हमारे एम्प्टी हैं मेन मेमोरी के, तो वो क्या करेगा, 7 को स्वैप इन कर लेगा मेन मेमोरी में, उसके बाद 0 को, उसके बाद 1 को, फिर उसके बाद 2 को, और फिर क्या देखेगा कि जब हमारे फ्रेम्स जो हैं वो फिल आउट हो चुके हैं, यानी अब मेन मेमोरी के पास जो फ्रेम्स अवेलेबल थे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो फिल अप हो चुके हैं, तो वो फिर क्या करेगा, LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए ऐसे पेज को जो ज़्यादा देर मेन मेमोरी में या हमें फ्रेम में पड़ा रहा और उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको क्या कर देगा, उसको कर देगा स्वैप आउट। तो फिर इसी तरह से हमारे जो सारे प्रोसेसेस हैं, वो पेजेस हैं, वो मेन मेमोरी में आके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो ये क्या करता है जी, दिस एल्गोरिदम मेनली रिप्लेसेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द फ्यूचर। हाँ जी, ये वही बात फिर आ गई कि जो ऐसे पेजेस जो हमारे मेन मेमोरी में या फ्रेम्स में रिजाइड कर रहे हैं जिनकी हमें फ्यूचर में ज़रूरत नहीं होने वाली, तो वो क्या करेगा, ऐसे पेजेस जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली उनको स्वैप आउट करता जाएगा और न्यू पेजेस को मेन मेमोरी में स्वैप इन करता जाएगा। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास है जी रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। अब नाम से ही जाहिर हो रहा है कि रैंडमली क्या करता है, रैंडमली कोई भी पेज को सिलेक्ट कर लेता है जिसकी ज़रूरत उस पर्टिकुलर टाइम में प्रोसेसर को या प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाने के लिए ज़रूरत नहीं होती, किसी भी पेज को रैंडमली स्वैप आउट कर लेता है जिसकी ज़रूरत उस वक्त नहीं होती। तो फिर इसी तरह से ये हमारा रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम काम करता है। तो यही बताया गया है इसमें कि दिस एल्गोरिदम में बिहेव लाइक एनी अदर एल्गोरिदम्स लाइक फीफो, लीफो, LRU एंड ऑप्टिमल। हाँ जी, तो फिर क्या कर रहा है कि ये जो रैंडम पेज एल्गोरिदम है ये क्या कर सकता है, ये जब काम करता है तो इस तरह भी हो सकता है कि ये जो एल्गोरिदम यूज़ करे या जो पेज वो यूज़ करे, सॉरी एल्गोरिदम कह रहा हूँ, जो पेज वो यूज़ करे रिप्लेसमेंट के लिए, तो वो शायद फीफो भी हो सकता है, लीफो भी हो सकता है, LRU भी हो सकता है एंड ऑप्टिमल भी हो सकता है, क्योंकि वो रैंडमली कोई भी पेज को स्वैप आउट कर देता है जिसकी हमें उस वक्त प्रोसेसर को उस वक्त उस पेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं एल्गोरिदम्स उन्हीं में से एक ही होगा ना, या तो वो जो पहले आएगा, जो पेजेस पहले स्वैप इन होंगे उनको स्वैप आउट कर देगा, या फिर जो ऐसे पेजेस जो बाद में स्वैप इन हुए हमारी मेन मेमोरी में, हो सकता है उनको पहले स्वैप आउट कर जाए, या ऐसे पेजेस को पहले स्वैप आउट कर जाए जो कम इस्तेमाल हो रहे, जो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे। तो या फिर ऑप्टिमल जो पेजेस हैं, ऑप्टिमल एल्गोरिदम है, उसको यूज़ करते हुए ये पेज रिप्लेसमेंट करता है। तो ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स को डिस्कस करने के बाद हमारे पास हैं जी एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी। जी हमने अब इसके एडवांटेजेस में देखते हैं क्या कहता है ये कि एलोकेटिंग मेमोरी इज़ ईजी एंड चीप। हम मेमोरी को हम अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास सबसे एफिशिएंट और फास्टेस्ट जो हमारे पास जो मेमोरी है वो क्या है, कैशी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत महंगी है। उससे थोड़ी कम जो है, जो एफिशिएंट है, वो मेन मेमोरी है।
वो कैशी से थोड़ी कम कॉस्टली है। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो टेराबाइट्स में होती है और वो चीप होती है। उसका साइज़ तो आल्दो बड़ा होता है लेकिन वो चीप होती है, कॉस्टली नहीं होती, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम होती है। इसी वजह से जैसे जैसे ही जैसे इसी तरह एलोकेटिंग मेमोरी इज़ ईजी एंड चीप, के मेमोरी के एलोकेशन ये हम आसानी से बड़े प्रोसेस को रन आउट करवाने के लिए हम अपनी सेकेंडरी मेमोरी जो कि कॉस्टली नहीं है उसको यूटिलाइज करते हुए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस में है। फिर नेक्स्ट है जी, द मेन एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज़ डैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन लोड प्रोग्राम्स लार्जर देन इट्स फिजिकल मेमोरी। हाँ जी, वर्चुअल मेमोरी की मदद से हम उन प्रोग्राम्स या उन प्रोसेसेस को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जिनका साइज़ हमारी मेन मेमोरी से ज़्यादा होता है। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग अ मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है कि जब हम मल्टीपल प्रोसेस को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसमें ये काफ़ी मददगार साबित होती है वर्चुअल मेमोरी। इट अलाउज़ यू टू रन मोर एप्लीकेशन एट वंस। हाँ जी, वर्चुअल मेमोरी की मदद से आप डिफरेंट एप्लीकेशंस या प्रोसेसेस को या प्रोग्राम्स को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, चाहे उनका साइज़ हमारी मेन मेमोरी से एक्सीड कर रहा हो। इट हेल्प्स यू टू फिट मैनी लार्ज प्रोग्राम्स इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स। इसकी वर्चुअल मेमोरी की मदद से हम अपने बड़े जो प्रोग्राम्स हैं उनको छोटे प्रोग्राम्स की तरह ही हैंडल कर सकते हैं। यानी बड़े प्रोग्राम्स को ऐसे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं या इस तरह से वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं आराम से कि जैसे हम छोटे प्रोग्राम्स यानी ऐसे प्रोग्राम्स जिनका साइज़ हमारी मेन मेमोरी से एक्सीड नहीं कर रहा होता, यानी जिनका साइज़ हमारी मेन मेमोरी में से छोटा होता है या मेन मेमोरी जितना होता है, जिस तरह हम छोटे प्रोसेसेस या प्रोग्राम्स को इजीली एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, इसी तरह हम उन प्रोग्राम्स या उन प्रोसेसेस को जिनका साइज़ हमारी मेन मेमोरी से एक्सीड कर रहा होता है उनको भी इजीली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। हाँ जी, सबसे पहले जो इसका डिसएडवांटेज वो ये है कि ये हमारे सिस्टम को स्लो कर देता है, क्योंकि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो फास्ट नहीं होती, वो फास्ट एग्जीक्यूट प्रोसेसेस को नहीं करती। आप इस चीज़ का प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा के कि जिसका साइज़ हमारी मेन मेमोरी से छोटा हो या मेन मेमोरी जितना हो वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी उसको एग्जीक्यूट करवाने में टाइम लग जाएगा। तो ये क्या करता है, हमारे सिस्टम को स्लो कर देती है वर्चुअल मेमोरी। लाइकली टेक्स मोर टाइम टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशंस। वही बात कि जब हम वर्चुअल मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे जो सिस्टम की ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, नियरली हैंग हो जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ऑफर्स लेसर हार्ड ड्राइव स्पेस फॉर यूज़। हाँ जी, इसमें अब ये है कि हार्ड ड्राइव बेशक हमारी मेन मेमोरी से बड़ी होती है कई गुना, लेकिन होती तो वो भी लिमिटेड है। मैक्सिमम कितनी होती है, टेराबाइट्स में आ जाए, लेकिन वो भी लिमिटेड तो होती है ना। तो फिर वो क्या कहती है कि हमारा मेमोरी हार्ड ड्राइव की स्पेस जो है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो उसकी स्पेस भी कम हो जाएगी। इट रिड्यूसेस सिस्टम स्टेबिलिटी। ये सिस्टम की स्टेबिलिटी को, उसकी एफिशिएंसी को, थ्रूपुट को डिक्रीज़ कर देती है।
उसको कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो ये तो थे हमारे डिसएडवांटेजेस वर्चुअल मेमोरी के। अब नेक्स्ट है जी प्रोटेक्शन वाया वर्चुअल मेमोरी। क्या वर्चुअल मेमोरी हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है कि नहीं, यानी इसमें अब ये हम देखेंगे कि जो हम काम वर्चुअल मेमोरी के थ्रू करते हैं क्या वो सेफ़ होता है, या वर्चुअल मेमोरी रिलायबल भी है या नहीं, प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करती है कि नहीं। तो अब इसमें हम ये देखेंगे। Virtual memory has evolved from just a technique to provide more address space for the program. Virtual memory is a key component in providing security protection to each process in modern operating systems, so that a process cannot interfere with another process nor be compromised by another process. इसमें वो बता रहा है कि जो हमारी वर्चुअल मेमोरी है वो हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं या जो प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं उनको सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं वो आपस में उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती, यानी वो रिलायबल चैनल के थ्रू या रिलायबल सोर्स हमें प्रोवाइड करती है वर्चुअल मेमोरी, जिसकी मदद से या जिसकी वजह से डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो एक दूसरे से इफ़ेक्ट नहीं होते और वो एफिशिएंटली एक्यूरेटली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट है वर्चुअल मेमोरी का प्रोटेक्शन की सूरत में। नेक्स्ट है जी एरर्स और मैलिस इन वन प्रोसेस विल नॉट अफेक्ट अदर्स। इसमें ये बता रहा है हमें कि जो वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी को इस्तेमाल करते हुए जो हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन प्रोसेसेस में एक पेज या एक पेज क्रैश कर जाता है तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे प्रोसेसेस पे नहीं होता। अगर एक पेज क्रैश कर जाए तो उसको वहीं वो हमारा प्रोसेसर टर्मिनेट कर देता है और उसकी वजह से हमारे जो रिमेनिंग पेजेस हैं या प्रोसेसेस हैं उन पर इफ़ेक्ट नहीं आता। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है वर्चुअल मेमोरी का प्रोटेक्शन की सूरत में। अ यूज़र प्रोसेस विल नॉट क्रैश द सिस्टम। इसकी वर्चुअल मेमोरी के थ्रू जो भी हम प्रोसेस कर रहे होते हैं या चला रहे होते हैं तो वो उनकी वजह से सिस्टम क्रैश नहीं होता। यूज़र प्रोसेस विल नॉट क्रैश द सिस्टम। और लास्ट पे है हमारे इट इनहेंसेस द सिस्टम कंट्रोल ओवर रनिंग एप्लीकेशंस। के वर्चुअल मेमोरी जो है वो हमारे सिस्टम का कंट्रोल जो है वो बढ़ा देती है, यानी जितने भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो अंडर कंट्रोल्ड होते हैं, उनको हम किसी भी टाइम स्टॉप पॉज कर सकते हैं या उनको टर्मिनेट करवा सकते हैं। एवरीथिंग रिमेन्स अंडर द सिस्टम एंड यूज़र कंट्रोल, यानी यूज़र या जब चाहे उन प्रोसेसेस को चला भी सकता है और उनको पॉज भी कर सकता है या उनको टर्मिनेट भी कर सकता है।